देखो, क्लास 7 आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर मेडिएवल पीरियड। ठीक है, यानी मध्यकालीन काल भारत के इतिहास का। ठीक है, और अभी तक इससे पहले हमने क्लास 6 में क्या पढ़ा, तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है ना। तो प्री हिस्ट्री में शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्री हिस्ट्री वह पीरियड है हिस्ट्री का, ठीक है, जब ह्यूमन बींग्स बोलना नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। ठीक है, यानी इशारों में जेस्चर के थ्रू, है ना, वो चीजों को सिखाया करते थे, है ना, या आदान प्रदान किया करते थे। चाहे कुछ भी चीज करते थे तो वो जेस्चर के थ्रू समझाना चाहते थे। यानी जेस्चर मीन्स क्या होता है, तो हाव भाव। ठीक है, तो ये काफी अच्छा वर्ड है जो आपको हमेशा न्यूज चैनल वगैरह में या कहीं भी आप सुनने को मिलेगा, जेस्चर। ठीक है, GESTURE, जेस्चर मीन्स हाव भाव। यानी मुंह के, अभी भी आप देखते हो जब आपको मम्मी पापा डांटते होंगे तो आप अपना जेस्चर मुंह बना लेते हो। बच्चों का अपना जेस्चर कैसा बना लेते थे, तो मुंह, वही कपड़ा नहीं खरीदा है तो मुंह बन गया। ठीक है, चॉकलेट नहीं आया तो मुंह बन गया। तो वही जेस्चर जो है वही चीज है, जेस्चर बस। तो पहले जेस्चर के थ्रू जब हम अपना कम्युनिकेट करते थे तो वो प्री हिस्ट्री में आया। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री कब आया, तो हिस्ट्री वही आया, तो आप देख लो एंशिएंट पीरियड बन गया, मेडिएवल पीरियड बन गया। ठीक है, और ये मॉडर्न पीरियड बन गया। तो ये तो इंडियन हिस्ट्री की बात है। अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न हिस्ट्री की, यानी पश्चिमी सभ्यता में, ठीक है, तो उसमें भी कुछ इस तरह का आता है। उनमें मेडिएवल पीरियड है, जिनको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, और उनमें भी मॉडर्न पीरियड है। और एक फर्स्ट पीरियड को कहते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी बता दूंगा किसी दिन। ठीक है, जनरली वो अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मे भी 9th और 10th में हो सके पढ़ना पड़े। ठीक है, तो जनरली आज जो हमको चर्चा करना है वो भारत के मेडिएवल पीरियड के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो अब देखिए, कह रहा है कि द स्टडी ऑफ द पास्ट, आपके बुक में यानी आपके जो दिख रहा होगा मोबाइल पे, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। यानी कि पास्ट का जो स्टडी है ना, हम उसको पीरियड में डिवाइड करते हैं, यानी बंटवारा किया हुआ है हमारे समय का। ठीक है, ठीक है, तो एक एंशियंट पीरियड, मॉडर्न पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अब द पीरियड दैट लाइज बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज मेडियल मिडिल और मेडिएवल पीरियड। अब वह पीरियड जो मॉडर्न और एंशियंट के बीच में आता है, जो एंशियंट के बीच में आता है, उसको मिडिल या मेडिएवल पीरियड कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री सुनना बोर लगता है, हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। क्यों बोर लगता है, क्योंकि हम चीज समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम रुचि लेके इसको एक स्टोरी की तरह सुनेंगे तो मुझे हिस्ट्री में भी अब मजा आएगा, है ना। ठीक है भाई, क्यों भाई, हमसे लोग पहले कैसे हुआ करते थे, ये जानने वाली चीज है ना। आज के लोग ऐसे हैं, पहले के लोग कैसे होते थे, तो ये जानने का बात है ना। लगेगा ना कि हाँ जानना है। कैसे आप देखते हो, आदि मानव को देखते हो खुश हो जाते हो। ठीक है, चिंपैंजी देखते खुश हो जाते हो। हम लोग ही पहले चिंपैंजी टाइप ही थे। ठीक है, तो बस आइए हम लोग वहीं से चलेंगे, लेकिन आज चिंपैंजी नहीं, आज हम लोग उस काल का बात करेंगे जब हम लोग थे तो इसी तरह के लगभग, लेकिन हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, चाहे किसी भी तरह का चीज हो। ठीक है, आज हम काफी विकसित हो चुके हैं और हम बहुत तरीके की चीजों को सीख चुके हैं। इवन अब हम अर्थ छोड़ चुके हैं, मून पे, अब मार्स पे जाना चाह रहे हैं, और सन पे भी यानी सन पे भी अपने प्रोजेक्ट को ले जा चुके हैं, जिनको अपनी जगह का सोलर पार्कर प्रोब। ठीक है, पार्कर प्रोब नाम है ना, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम पार्कर था इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया गया, सोलर पार्कर प्रोब। ठीक है, ठीक है, तो अब कर रहा है कि इन इंडिया द मेडिएवल पीरियड स्टेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 8 टू द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। यानी 8वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक का जो दौर है, इसको मेडिएवल पीरियड यानी मिडिल पीरियड के नाम से दिया गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों, तो मिडिल और मेडिएवल पीरियड, ठीक है, और 8वीं सदी की जब बात आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8वीं सदी क्या है। तो मेरे स्कूल के बच्चे को तो याद होगा कि विपिन सर से मैंने पूछा था कि मेडिएवल पे कि 12th सेंचुरी क्या था, तो उन्होंने बताया 1240 to 1260, जो कि मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। ठीक है, और उसके बाद स्कूल से चलता किया था। ठीक है, ठीक है, तो इसी चीज, तो वही चीज यहाँ भी है, और ये अधिकतर कंफ्यूजन का है ना, ये कंफ्यूजन वाला बात ही है। यहाँ अक्सर बच्चे या इवन टीचर भी कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खास करके जब हम एक सोशल साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे सोशल साइंस के टीचर हो। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि 8th सेंचुरी कहने का मतलब क्या होगा कि, अच्छा, कोई भी प्लेयर जब 8th सेंचुरी मारता है, उसका काउंट होता है नंबर ऑफ सेंचुरी कितना, यानी 7 बार तो वो मार चुका है, 8वीं बार जब वो मारेगा,
ठीक है, 100 तो उसको 8 सेंचुरी काउंट कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि 800 के बाद हम कहेंगे कि नहीं 801, मान लो उसका यानी कोई प्लेयर अगर शुरुआत के पहले 8 मैच में ही 8 सेंचुरी लगा दिया, ठीक है, और नाइन नाइन और अपने 9वें मैच में यानी 9th मैच में उसने फिर सेंचुरी मारा, तो क्या उसको 8 सेंचुरी कहेंगे? नहीं ना, उसको तो फिर हम 9 सेंचुरी कहेंगे उसका। तो वैसे ही कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसमें क्या है कि आपको 701 यानी जो साल 701वां से शुरू होता है और 800वां पे खत्म होता है, तो वहाँ हमारा क्या हो गया, ठीक है, वो क्या हुआ, उसी को हम 8 सेंचुरी कहेंगे, ना कि 801 से लेके 900 तक। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। अब ये चीज को देखिए। अब मैं कह रहा हूँ कि अब बुक में आप देख रहे होंगे कि बता दिया गया कि ये 8 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक गया है और नियरली 1100, बिल्कुल 1100 साल तक लंबा समय था ये, क्योंकि भाई आप 1800 में से 700 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? 1100 ईयर्स। और द 8 सेंचुरी अब देखिए ये सोचने वाली बात है कि भाई मैंने 7वीं सदी को क्यों नहीं लिया शुरुआत का, 9वीं सदी को क्यों नहीं लिया शुरुआत का, इसके 8वीं सदी को क्यों चुना, है ना, सवाल हो सकता है। ठीक है, तो यही बोला गया है बुक में कि the 8th century is generally taken as the beginning because society, economy, polity, religion and culture underwent many changes during the century। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वह पहला दौर था जब कुछ चीजों का जोड़ और प्रचलन काफी मायने में आगे निकल के आया। जैसे क्या क्या, तो हमारा सोसाइटी डेवलप होना शुरू हुआ एक अच्छे तरीके से, यानी सोसाइटी बनना शुरू हुआ, लोगों के बीच सोसाइटी बनना शुरू हुआ। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था नाम की चीज जो है वो लोगों के जहन में आने लगी। पॉलिटी यानी पॉलिटिकल कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जो क्षेत्र यानी राजनीति कह सकते हैं, राजनीति का एंट्री, ठीक है, लोगों के बीच में। रिलीजन एंड कल्चर यानी धर्म, संस्कृति, ये सारे चीज जो क्या हैं, ये सारे उस दौर में, है ना, यानी ये सारे पहले से भी थे, लेकिन उस दौर में उसमें क्या है, काफी यानी तब्दीली देखने को मिला, काफी बदलाव देखने को मिला। ठीक है, सिमिलरली द 8th सेंचुरी विटनेस्ड स्टिल मोर चेंजेस। और उसी तरह से 18th सेंचुरी यानी ये सबूत देता है, गवाह बनता है कि उस दौर में बहुत सारे चेंजिंग हुए हैं, मार्किंग द एंड ऑफ द मेडिएवल एंड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। और जिसके कारण ही उसे क्या कहा गया, ये मेडिएवल पीरियड का अंत है और मॉडर्न पीरियड का शुरुआत है। ठीक है, तो द मेडिएवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड लेट मेडिएवल पीरियड। जो मेडिएवल पीरियड है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली मेडिएवल पीरियड में और लेट मेडिएवल पीरियड में। ठीक है, द अर्ली मेडिएवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी। और पहला मेडिएवल पीरियड क्या है, 8वीं सदी से लेकर के 13वीं सेंचुरी तक गया हुआ। ठीक है, अर्ली मेडिएवल पीरियड एंड लेट मेडिएवल पीरियड। द अर्ली मेडिएवल पीरियड स्ट्रेच फ्रॉम द 8th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला था पहले ही इसको दो पार्ट में, हो सकता है यहाँ नहीं बोला हूँ, लेकिन जो बच्चे मेरे सामने भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैं एक तीर से दो निशाना लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उनको मैंने पहले ही बताया कि मेडिएवल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेडिएवल पीरियड और लेट मेडिएवल पीरियड यानी बाद वाला मेडिएवल पीरियड। ठीक है, और वेस्टर्न हिस्ट्री में यानी पश्चिमी सभ्यता में जो ये जो मेडिएवल पीरियड को बांटा गया वो उसमें तीन है ना। उसमें टैंक्वेंट करके है फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड हो गया मेडिएवल पीरियड के नाम से। फिर उसमें मेडिएवल में भी एक ऑलरेडी क्या है कि हाई और लो इस तरह का मेडिएवल पीरियड दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में फिर कई बाद में हम चर्चा करेंगे। तो द अर्ली मेडिएवल पीरियड स्टेज फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी। द पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज एंड द राजपूत वर द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए, अब यानी कहने का मतलब कि शुरुआत के मध्यकालीन दौर में, ठीक है ना, शुरुआत के मध्यकालीन दौर में, ठीक है, जो 13th सेंचुरी तक गया हुआ है यानी 1201 से लेकर 1300 तक, ठीक है, वहाँ तो उसमें क्या है कि कुछ जो डायनेस्टीज हैं, कुछ साम्राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, कौन कौन? डायनेस्टी मतलब साम्राज्य, यानी किसी राजा का जो जो पूरा क्षेत्रफल होता है उसका, उसी को क्या कहते हैं, उसका साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी सेना हो, जो भी हो, घोड़ा घोड़ी, हाथी हथनी, जितने भी उसके अंदर आते हो, इवन सोना चांदी जितना भी चीज है वो सभी का सभी, लैंड A to Z चीज यानी कह सकते हैं राजा के अंदर जो चीज होता है वो उसका क्या कहलाता है, साम्राज्य, डायनेस्टीज, जिसका वो मालिक होता है एक राजा। ठीक है, और कह सकते हैं जो अपने लोगों का जन का प्रतिनिधित्व करता है उस एरिया से। ठीक है, जैसे
आपका देखो द पालाज प्रतिहाराज राष्ट्रकूटा चोला। अब देखो द लेट मेडिएवल लास्टेड फ्रॉम द 13 टू 18 सेंचुरी। तो 13 से 18 तक कौन हो गया? लेट मेडिएवल पीरियड, यानी उसके बाद वाला मध्यकालीन वर्ग। इट कवर द रूल ऑफ द तुर्क्स, द अफगान एंड द मुगल्स, है ना। और ये क्या कवर करता है? ये काफी इंटरेस्टिंग है। जब आप भाषा पढ़ेंगे, भाषा मतलब बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। ठीक है। उसके बाद भी ये कहते हैं बहादुर शाह जफर, जो सबसे वीकेस्ट रूलर थे मुगल साम्राज्य के। ठीक है। जिनको अंग्रेजों ने गोली मार दिया था, आपको पढ़ाया बताया था मैंने। उसके बच्चे को, उसके दो, उसके और आगे मुगल उसी वजह से खत्म हो गया क्योंकि मुगल के बच्चे जो थे उनको अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया था। और मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा किया था, ये तो पहले ही कर देना चाहिए। ठीक है। अब देखिए अपना अपना सोच है मेरा। ठीक है। क्योंकि काफी उन्होंने इंडिया को डिस्ट्रॉय किया है इन लोगों ने। ठीक है। एक अकबर को छोड़ दें, ठीक है, तो बाकी सब जो है वही है। तो अब बात करते हैं, यानी इसमें क्या देखें, तुर्क्स का बात आया, अफगान का बात आया, मुगल्स। अफगान मतलब अफगानिस्तान, तो आप सुने होंगे नाम। यानी ऐसे लोग जो अफगानिस्तान से कहाँ आए थे इंडिया में, उनको नाम क्या दे दिया? अफगान। ठीक है। द मेनी नेम्स ऑफ इंडिया। अब हम भारत के कुछ नाम को जानेंगे। ठीक है। जो अभी मैं बताऊंगा, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो लेकिन नाम भारत के बहुत है, आप कुछ पहले से भी जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो आवर कंट्री इज कॉमनली रेफर टू एज भारत, भारत देश, यानी भरत का देश, राजा भरत का देश भारत। ठीक है। इंडिया भी बोलते हैं आज के डेट में, और हिंदुस्तान भी बोलते हैं, है ना। अब कह रहा है, इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंडिया वाज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री। यानी इतिहास के अलग अलग समय में इंडिया को अलग अलग नामों से जाना गया है। भारतवर्ष, जम्बू द्वीप। तो भारत, आप ये जो शब्द है भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, जब पंडित जी आपके यहाँ मंत्र पढ़ते होंगे तो आप उसमें ध्यान दीजिएगा, ये चीज वो जरूर बोलते हैं, है ना। भारतवर्ष, जम्बू द्वीप। ठीक है। ये जब संकल्प लेते हैं उस समय ये बोला जाता है। ठीक है। आर टू ऑफ द अर्लीस्ट नेम बाय विच आवर कंट्री वाज नोन इन एंशिएंट टाइम्स। ये दो नाम थे, यानी भारतवर्ष और जम्बू द्वीप, जो भारत के बहुत पहले के नाम हुआ करते थे, यानी प्राचीन समय से ये भारत का नाम है, जम्बू द्वीप और भारतवर्ष। इंडिया वाज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ पीपल हु लिव अलोंग द रिवर सिंधु। इंडिया वाज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द पीपल हु लिव अलोंग द रिवर सिंधु। ठीक है। यानी इंडिया को ऐसे ही जाना जाता था कि ये उन लोगों का लैंड है, ये उन लोगों की भूमि है जो सिंधु रिवर के बगल में अपना क्या कहते हैं इसको, सिविलाइजेशन को स्टेब्लिश की हुई है। ठीक है। सभ्यता को। ठीक है। द संस्कृत वर्ड सिंधु वाज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन ओल्ड पर्शियन। ठीक है। अब संस्कृत वर्ड सिंधु जो है वाज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन ओल्ड पर्शियन। ठीक है। यानी ओल्ड पर्शियन के हिसाब से कहेंगे, यानी पर्शिया के जो लोग हुआ करते थे और वो लोग पहले जो भाषा यूज किया करते थे उसमें सिंधु को हिंदू बोला जाता था, है ना। सिंधु मतलब हिंदू। ठीक है। तो द संस्कृत वर्ड सिंधु वाज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन ओल्ड पर्शियन। ठीक है। ओके। तो सिंधु को हिंदू प्रोनाउंस किया जाता था, पर्शियन लोग जो पहले यूज किया करते थे, यानी पूर्व के पर्शियन लोग सिंधु को हिंदू बोला करते थे अपने भाषा में। ठीक है। एंड हिंदू इन फ्रेंच बिकम इंडी। ठीक है। और फ्रेंच में हिंदू को इंडी बोलता था। ठीक है। जिसको प्रोनाउंस जो वहां के लोग कैसे बोलते थे, एंडे, एन पढ़े है ना, एंडे, तो उसको हम शॉर्ट में इंडे भी बोल सकते हैं। ठीक है। यानी फ्रेंच लोग हमें एंडे बोलते थे, वो लोग पर्शियन लोग हिंदू बोलते थे। ठीक है। लेकिन सिंधु वर्ड संस्कृत से लिया गया है। ठीक है। दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया। और यही वर्ड एंडे, ठीक है, इंडे जो था, हम जो इंडे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, और वो जो फ्रेंच लोग एंडे बोलते थे, वो इंग्लिश में वही जाके क्या बन गया, हमारा नाम इंडिया दे दिया गया उनके द्वारा। ठीक है। तो द वे वी अंडरस्टैंड हिंदुस्तान टुडे इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज अंडरस्टूड इन मेडिवल टाइम्स। जैसा आज हम अपने हिंदुस्तान को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, ठीक है, ये काफी डिफरेंट था
ये आज की तरह नहीं था, ये काफी उस समय अभी के समय से काफी अलग था, पहले के समय मेडिएवल पीरियड के समय। और हर जगह, ये कोई इंडिया की नहीं बात नहीं है, ये आज के डेट में जो भी जगह है वो भविष्य में, या भविष्य कर रहे हैं भूतकाल में, जो काफी जो 400 500 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो वो आज की तरह नहीं था, यानी काफी चेंज हुए। आप समझ सकते हैं 1800 से लेकर, और आप ये देखोगे हो सकता है कि हमारे 21st सेंचुरी को न्यू मॉडर्न पीरियड दे दिया जाए नाम, क्योंकि जिस स्पीड से 2001 से हम देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रहा है हमारे यहाँ, है ना, या 20वीं सदी से 20th सेंचुरी को हो सकता है 20th सेंचुरी से आगे वाले दौर को न्यू मॉडर्न पीरियड आगे बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि इस समय काफी इन्वेंशन हुआ है ना। और 20th सेंचुरी कब होगा? 1901 से लेके 20 से, तो भविष्य में हो सकता है ये भी संभव होगा, और शायद ऐसा हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू सम मेडिएवल, एक स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान, आप लोगों को पता होगा। तो कह रहा है कि मेडिएवल समय के कुछ जो विद्वान हुआ करते थे, है ना, हिंदुस्तान कंप्राइज टेरिटरी दैट वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यानी कुछ मेडिएवल स्कॉलर को अगर देखते हुए कहें तो हिंदुस्तान क्या था, है ना, यानी उन क्षेत्रों को, यानी हिंदुस्तान उन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत, है ना, जो दिल्ली सल्तनत का क्या था, पार्ट था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बाबर द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, और दूसरे शब्दों में कहें तो बाबर जो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सम कॉन्टिनेंट। ठीक है, यानी अगर हम बात कहें, ठीक है, यानी अगर हम बात कहें कि अकॉर्डिंग टू सम मेडिवल स्कॉलर, हिंदुस्तान कंप्राइज टेरिटरीज दैट वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। हिंदुस्तान उन टेरिटरीज यानी उन क्षेत्रों पे से मिला हुआ है जो दिल्ली सल्तनत के पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, और मुगल एम्पायर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सम कॉन्टिनेंट। और मुगल एम्पायर क्या करते थे, हिंदुस्तान टर्म यूज करते थे। क्यों? हालांकि वो लोग तो भाई आज के डेट में ये बोलने की बात नहीं है, मुगल का सोच क्या था, मुगल तो यहाँ से सारा कुछ लूट के भागने के चक्कर में थे। ठीक है, और कहीं न कहीं उन्होंने मंदिरों को काफी क्षति पहुंचाया, जैसा हम लोग के इतिहास में हम जानते हैं। ठीक है, और हो सकता है कुछ मुगल उसमें अच्छे भी रहे हो, जैसे अकबर का नाम हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदू के प्रति कभी, यानी हिंदुओं से उनका, यानी सारे मुगल एम्पायर को देख लें तो जितने भी मुगल रूलर हुए, ठीक है, उसमें अकबर का जो हिंदुओं के प्रति सोच था वो फिर भी काफी औरों से अलग था, क्योंकि अकबर की शादी एक राजपूताना घराने के लड़की से हुई थी। ठीक है, जिनको आप जानते हैं जोधा। ठीक है, और आप लोग इसका प्रोग्राम काफी मजे से देखते भी होंगे, जोधा अकबर। ठीक है, और आज भी रिपीट होकर यूट्यूब पे भी देखते होंगे कुछ लोग। ठीक है, जोधा अकबर। चलिए कोई नहीं, इसी बीच में थोड़ा सा ये सब भी जान, मजाक मजाक होना चाहिए बीच बीच में। ठीक है, ताकि बोरिंग फील ना हो। तो वही बोला कि ऑन द अदर, लेकिन बाबर हिंदुस्तान क्यों नाम दिया? बाबर हिंदुस्तान बोल के कहीं ना कहीं भारत के ज्योग्राफी यानी भूगोल और नेचुरल वेजिटेशन यानी वनस्पतियां हो। अब नेचुरल वेजिटेशन में जीव जंतु ए टू जेड आ जाता है ना। वेजिटेशन मतलब वनस्पति होता है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो नेचर के द्वारा यहाँ पे वनस्पति, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे बने हैं ये सभी के सभी क्या नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आ गए। ठीक है, तो इनको भूगोल को देख करके और इनके नेचुरल वेजिटेशन को देख करके, है ना, इनको क्या नाम दे दिया गया, क्या कि यानी सब कॉन्टिनेंट, यानी एशिया महाद्वीप था, है ना, कॉन्टिनेंट है, और भारत उसका एक क्या है, सब कॉन्टिनेंट है। तो उसके ज्योग्राफी और उसके नेचुरल वेजिटेशन को देख करके मुगलों ने इनका नाम क्या रख दिया, हिंदुस्तान। ठीक है, इट वॉज ओनली इन द 19th century ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज द हिंदुस्तान केम टू बी यूज साइमल्टेनियसली विथ इंडिया। ठीक है, और ये 19वीं सदी में हुआ, ब्रिटिश राज के समय यानी अंग्रेजों के समय, दैट हिंदुस्तान केम टू बी यूज, जब हिंदुस्तान को, यानी हिंदुस्तान जो भाषा हम बोलते हैं, यानी हिंदुस्तान से जब अपने देश को संबोधित करते हैं तो उन्होंने हिंदुस्तान को साइनोनिमसली, यानी सिनोनिम आप पढ़े ना, तो वही बोल रहा है कि हिंदुस्तान के लिए एक अलग नाम उन्होंने क्या दे दिया, इंडिया दे दिया। ठीक है, मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, ये तो हमने जान लिया 19वीं सदी से कैसे कैसे, यानी एक ब्रीफ में थोड़ा सा जान लिया संक्षेप में। ठीक है, कि मेडिवल पीरियड क्या है, कहाँ से कहाँ तक गया, 19वीं सदी में इसका नाम क्या हो गया, ब्रिटिश के द्वारा अभी हिंदुस्तान इंडिया में बदल गया। ठीक है, नहीं तो मुगलों तक ये क्या था, हिंदुस्तान था, और आज भी हम हिंदुस्तान बोलते हैं। ठीक है,
तो मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स क्या है इन मेडिवल पीरियड में, लेकिन चूंकि चैप्टर में हमको पढ़ना है ओनली मेडिवल पीरियड के बारे में, तो हम यहाँ मेरा मेन फोकस अब जो रहेगा वो अब क्या होगा, मेडिवल पीरियड के बीच में ही होगा, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो मेडिवल पीरियड से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, तो क्या करा, द मेडिवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। तो मेडिवल पीरियड जो इंडिया में है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, यानी क्यों उसका नाम पड़ा। ठीक है, यानी यानी कुछ चीजें ऐसी हुई जो जो उसको हम संबोधन करते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। ठीक है, कि द मेडिएवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, यानी बहुत सारा चीज ऐसा हुआ जिसके लिए हमारा मेडिएवल पीरियड क्या हुआ, जाना गया। ठीक है, क्या भाई, तो जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर देखे होंगे, ठीक है, कोणार्क टेम्पल देखे हैं ना, सन टेम्पल सुना ना, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, है ना, जितना भी चीज देखते हैं कि कब का है, सारा का सारा मेडिएवल पीरियड का है। जितना भी तुम मंदिर जान रहे हो कि पुराना का पुराना मंदिर सबका क्या है, उसी समय का दिया हुआ। ठीक है, और आर्किटेक्चर ऐसा कि आज भी वैसा आर्किटेक्चर अभी नहीं बना पाएगा कोई। अभी राम मंदिर बन रहा है ना, राम मंदिर कितना भी बनेगा ना, उसमें मॉडर्न कभी भी मेडिएवल फीलिंग नहीं आ पाएगा उसमें, कभी भी नहीं। लेकिन तुम जितना भी पुराना मंदिर देखते हो, जैसे ये देखते हो तुम्हारे बुक में दिया हुआ, ठीक है, कहाँ का है, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी। सोचो उस समय इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनता था, क्या उस समय इक्विपमेंट था उतना बड़ा? क्या आज के अंदर क्रेन है, बड़ा से बड़ा क्रेन, लिफ्ट लगा करके 50 मंजिला पे भी हम काम कर लेते हैं, एक लिफ्ट लगा के करते हैं ना जी। 100 मंजिला 150 मंजिला इमारत खराब रहता था। ठीक है, लेकिन क्या उस समय ऐसा था? क्या नहीं ना। क्या था फिर उसके बाद क्या, अब ये भी नहीं था। अब देखो, तो क्या था, मेडिवल पीरियड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कमिंग ऑफ द मुस्लिम लेड टू द ग्रोथ ऑफ मिक्स्ड कल्चर, यानी जो मुस्लिम लोग आए भारत में, उन्होंने क्या किया, मिक्स्ड कल्चर का स्टार्टअप करवा दिया हिंदुस्तान। ठीक है, लेकिन जब मुस्लिम लोग आए तो यहाँ इंडिया के अंदर, यानी हमारे जम्बू द्वीप में, हमारे भारतवर्ष में एक मिक्स्ड कल्चर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, देयर वाज इंटरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ठीक है, अब इस दौर में यानी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत का क्या हुआ, मिलन होना शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि आज के समय की तो बात नहीं है कि एक दिन ट्रेन में पहुंचे 2 दिन में दक्षिण भारत पहुंच गए। ठीक है, प्लेन से 3 घंटा में पहुंच गए दक्षिण भारत। ठीक है, तो ये चीज नहीं है। तो ये चीज समझ में आ गया। एंड बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, ठीक है, यानी इंटरेक्शन हुआ नॉर्थ साउथ में, हिंदूज और मुस्लिम के बीच में। इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ, सामना सामना कह सकते हैं, आमना सामना तो नहीं कहेंगे, आमना सामना थोड़ा सा लड़ाई वाला बात हो जाता है। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि परिचित होना। ठीक है, यानी हम नॉर्थ साउथ से परिचित हो रहा है, साउथ नॉर्थ से परिचित हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि हिंदूज और मुस्लिम में। ठीक है, तो the cultural exchange led to the growth of a culture that was above regional and caste difference। देखो, अब यहाँ जो कल्चर एक्सचेंज हुआ उसमें क्या क्या, लेड टू द ग्रोथ ऑफ अ कल्चर। ठीक है, यानी कल्चर एक्सचेंज, आज हिंदू और मुस्लिम अगर इंटरेक्ट हुए तो उससे क्या हुआ, कल्चर एक्सचेंज हुआ ना, एक का कल्चर दूसरे में गया। ठीक है, और इस कल्चर एक्सचेंज के थ्रू हुआ क्या कि उनसे भी एक कल्चर जनरेट हुआ, यानी वहां से भी एक कल्चर निकला। ठीक है, यानी किस चीज का, कि अखंडता में एकता, है ना। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कर सकते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। जात धर्म कितने हैं यहाँ, लेकिन जब बात आता है कि दूसरे देश से लड़ने का, तो सारे लोग हो जाते हैं कि फिर भूल जाते हैं कि हम हिंदू है, कि हम मुस्लिम है, हम सिख है, हम ईसाई है, या हम अपर कास्ट है, चाहे लोअर कास्ट है, चाहे मिडिल कास्ट के, या ओबीसी में है ना, ये सारा भूल जाता है ना। फिर मेरा मेन गोल क्या आता है कि दुश्मन का छक्का छुड़ाना, चाहे कैसे भी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखना है इंडिया और चाइना में होता है कि कुछ भी मरा, देखो आज के डेट में यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि कास्टिंग होता है। ठीक है, लेकिन जब बॉर्डर पे या हिंदू धर्म होता है, धर्म के बारे में कहते हैं कि हम हिंदू हैं मुस्लिम, लेकिन जब जवान कोई मरता है, जैसे इस बार मरा, तो हम लोग आगे बबूला के, फिर मैंने वहां कोई धर्म का बात उठाया है क्या? नहीं। तो यही होना चाहिए, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के हमारे नेता हैं जो हम लोग को आपस में क्या कर रहे हैं, फूट डालो राज करो। जो अंग्रेज कर रहा था वही हमारे नेता कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो कुछ नहीं, ये इमोशन तुम्हारा बोला। ठीक है, तो इट वॉज एन इंडियन कल्चर, है ना, और इस कल्चर को नाम क्या दे दिया गया? ठीक है,
इंडियन कल्चर नाम दिया गया। यानी ये रीजनल यानी क्षेत्रीय नहीं, ये क्षेत्र से उठ करके, जात धर्म से उठ करके बात किया गया, कास्टिंग से उठ करके बात किया गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन कल्चर कहते हैं। ठीक है, आया बात समझ में। अब देखो, द मुस्लिम डायनेस्टी पार्टिकुलरली द मुगल्स प्रोवाइडेड मेनी सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू द कंट्री। देखो, ऐसा नहीं है कि आज मुस्लिम डायनेस्टी आया तो कहीं ना कहीं हम सुरक्षित भी रहे। आज अंग्रेज हम पे क्यों गुलामी कर दिया, क्योंकि हमारा जो बहादुर शाह जफर था, मुगल का लास्ट जो रूलर था, ठीक है, वो उस तरह का स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था। वो अकबर और शाहजहां की तरह नहीं था, बाबर की तरह, औरंगजेब की तरह नहीं था। वो कमजोर था, एक हिम्मती जो होता है वो हिम्मती नहीं था। तो देखो, वहां कमजोर पड़ा तो कहाँ अंग्रेज घुस गया घर के अंदर। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक तरह से देख सकते हैं, ठीक है, इंडिया में ने बहुत लूटपाट मचाया, यहाँ की चीज को अफगानिस्तान पहुंचवा दिया, चाहे कहीं पहुंचवा दिया, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश किया वो तो अंत कर दिया। ठीक है, जितना ब्रिटिश हम लोग पे जुल्म ढाया है, ठीक है, उन्होंने किया, उन्होंने धर्म को तोड़ा। जो कहा जाता है, हिंदू लोग कहते हैं कि मुगल ने मंदिर तोड़वाया बहुत सारा। आज भी जो देखते हैं राम मंदिर बनने का, ये बाबरी मस्जिद, बाबर का बनाया हुआ मस्जिद था वो। ठीक है, और कहा जाता है कि वो बाबरी मस्जिद क्यों बना था, वहां पहले मंदिर था, उसको तोड़वाकर बाबर ने मस्जिद बनवा दिया, इसलिए उसका नाम क्या बन गया, बाबरी मस्जिद। ठीक है, और अब उसको हिंदू के समुदाय ने क्या किया, उसको तुड़वा दिया। ठीक है, और वहां पे फिर राम जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों आया, क्योंकि पहले जो था वो क्या था, राम मंदिर था, वहां पर इसका प्रमाण मिलता कि पहले वहां मस्जिद नहीं था, वहां कुछ और था। ठीक है, क्योंकि अभी खुदाई के दौरान बहुत चीज जो मिला, उससे पता चल गया कि नहीं, ये जो चीज जो है इससे मस्जिद से पहले भी कुछ था। ठीक है, तो इसलिए वहां अप्रूवल दे दिया गया कि आप राम मंदिर निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, सब कुछ तो ठीक है, वहां नुकसान पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश तो प्रोटेक्ट था, देश का सुरक्षा हो रहा था, है ना, मुगल के द्वारा। तो वही बोल रहा है कि द मुस्लिम डायनेस्टीज पार्टिकुलरली द मुगल्स प्रोवाइडेड मेनी सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यानी राजनीतिक स्तर पे कहें तो बहुत ही स्टेबिलिटी दिया, यानी स्टेबल बनाया हमारे देश को। ठीक है, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड द रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। अब देखो, और ये क्या किया हमारे देश में, इसका फायदा क्या हुआ कि ट्रेड यानी व्यापार का गति तेज हो गया। ठीक है, और टाउन्स और सिटीज बनने लगे। अभी पढ़ोगे इसमें आगे, ठीक है, कि कौन कौन सा टाउन हुआ, यानी टाउन से एक चैप्टर ही है, इसमें 7 में पढ़ना और 8 में भी शायद है पढ़ना। ठीक है, ये टाउन जो था, और आज के डेट में वो टाउन खंडर बन चुका, लेकिन जो मुगल के समय में वो टाउन एक काफी बेहतर टाउन हुआ करता था। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो, ट्रेड ऐसा बढ़ा कि यानी आज हम नॉर्थ और साउथ इंडिया तक सीमित नहीं रह गए, हम दूसरे कंट्री से भी ट्रेड होना शुरू हो गया, समुद्र के रास्ते से। ठीक है, तो इंडिया बोरोड कहाँ गया जी, एक मिनट। हाँ, इंडिया बोरोड मेनी थिंग्स फ्रॉम द कल्चर ऑफ द अदर कंट्री। देखो, इंडिया के पास बहुत चीज आया, है ना, कैसे, तो दूसरे देश के जो कल्चर था, दूसरे लोगों का जो तौर तरीका था, उससे हमने बहुत कुछ सीखा। क्या भाई, यानी कहीं ना कहीं देखे कि वो लोग सिटीज बनाए हुए हैं, है ना, विलेज की तरह, और सिटीज एक जहाँ पे हर चीज, जो जहाँ से हम अपना व्यापार को कर सकते हैं। जैसे आज मुजफ्फरपुर में जुड़न छपरा कैसे बना हुआ है, दवा का दुकान, है ना, डॉक्टर का एक जगह बना हुआ है। ठीक है, कल्याणी कंप्यूटर का बना हुआ है। ठीक है, मारीपुर देख रहे होटल लग रहा है कि खाली इसी होटल खुला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या वानी कि एक पार्टिकुलर चीज के लिए पार्टिकुलर जगह का आइडिया वो कहाँ से मिला, वहीं बाहर से ही आके हमारे बीच में तब्दील हुआ। ठीक है, ये सब चीज हमको, यानी उनके कल्चर से हमको सिर्फ ट्रेड नहीं हुआ, सामान का आना जाना नहीं हुआ, हम लोगों ने चीजों को भी सीखा कि कैसे हम अपने ट्रेड को और कैसे हम अपने व्यापार को प्रमोट कर सकते हैं। आया बात समझ? ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। और देख लो, बात फिर वही कर दिया कि इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। ठीक है, यानी मुस्लिम लोगों का चलन जो कह सकते हैं, ये इंडिया में काफी बढ़ा। ठीक है, द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन ऑफ गॉड एंड काइंडनेस टुवर्ड ऑल ह्यूमन बीइंग। भक्ति और सूफी मूवमेंट चलाया गया, क्यों, ताकि लोगों का आस्था भगवान में जगे। ठीक है, भगवान के प्रति लोगों का रुचि बढ़े, या सुप्रीम पावर, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ठीक है, लेकिन सुप्रीम पावर यानी सबका मालिक, ये भी कह सकते हैं, उन भगवान, यानी कोई ना कोई भगवान है, और हमको भगवान में आस्था होना चाहिए। और इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है,
भगवान का ही किया हुआ है। यानी आज भी हम कह सकते हैं कि जो इस तरह की स्थिति है, ये कह सकते हैं कि भगवान क्या है, हमसे गुस्सा है, खफा है। ठीक है, जो इस तरह का हाल हो रहा है। देखे ना कि रेलवे बंद था, रेलवे खुला तो कितना लोग रेल से कट गया। कल सुने हुए कि प्लेन उड़ा, उड़ते उड़ते कुछ दिन ही हुआ था, इंटरनेशनल एयरलाइन का शुरू हुआ और देखो कल प्लेन क्रैश हो गया। ठीक है, यानी कुछ भी अच्छा घटित नहीं हो रहा था। इसको क्या कह सकते हैं? यानी भगवान 2020 चुन लिए हैं कि इसमें सभी को सबक सिखाना है इंसानों को। ठीक है, अब देखो, यू विल रीड मोर अबाउट दिस टू मूवमेंट इन लेसन 9। और ये कह रहा है कि आप जो भक्ति और सुफी मूवमेंट जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों चीज के बारे में, ठीक है, और जो कल्चर आया इंडिया में, इन दोनों चीज के बारे में आप लेसन 9 में बहुत चीज पढ़िएगा। ठीक है, यानी चैप्टर 9 आपका। अब देखो, अब सोर्सेज की बात करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। सोर्सेज क्लास 6 में पढ़ाए हुए हैं कि लिटरेरी सोर्स पढ़ते हैं, मार्कोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हैं। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जो लिखा हुआ मिल गया हमको किसी चीज पे, है ना, शिलालेख जिसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, या क्वाइंस पे, स्लेट, मड पे, मड 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 प्लेट कर या मड केक करते हैं उसको, है ना, मड टेबलेट, सॉरी, मड टेबलेट्स, जो मिट्टी का बना करके उस पर हम लाइनिंग से कुछ लिखते थे, लिखा करते थे, है ना। और क्रॉनिकल्स, ट्रेवलॉग्स, ट्रेवलॉग्स बताए थे कि जो सब यात्री जो आते थे ट्रेवल करने, उनका जो लिखा हुआ चीज होता था उनको क्या कहते थे? ट्रेवलॉग्स कहते थे। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। ठीक है, यानी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखा गया हुआ, बायोग्राफी किसी दूसरे का जीवनी, किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया तो वो बायोग्राफी कहलाता है ना। तो आज हम पढ़ते हैं सोर्सेज के बारे में, फिर कल हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये बाकी से सारे जितने भी सोर्सेज हैं उनको हम ब्रीफली एक्सप्लेन में करेंगे। ठीक है, तो लाइक द एंशिएंट पीरियड, इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड इज derived फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स। ठीक है, करा है एंशिएंट पीरियड की तरह। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन द मेडिवल पीरियड इज derived फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी सोर्स। हमें प्राचीन काल का भी सोर्स कहाँ से मिला? प्राचीन काल में भी हमको कैसे पता चला कि यही काल पर, ये प्राचीन काल का ही है? तो भाई आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातत्व विभाग का टीम जो खोज निकालता था कुछ भी चीज, चाहे वो छोटा सा कप ही क्यों ना हो, है ना, मट्टी का घड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है, उसी से। और लिटरेरी सोर्स से, वही जो मैंने बताया, मड टेबलेट्स, ठीक है, क्वाइन से पता चलता था ना। तो कहा देयर इज एन एबंडेंस ऑफ सोर्सेज फॉर दिस पीरियड। तो ऐसे भी तो जब जब एंशियंट पीरियड का मिल गया तो मेडिवल तो उसके बाद आया है। ठीक है, तो मेडिवल का तो मेरा उससे भी ज्यादा सोर्सेज होना चाहिए, और है भी। ठीक है, आप वैशाली म्यूजियम में जाओगे, आपको यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का भी चीज दिया हुआ है। ठीक है, यानी वहां पे चीज पड़ा हुआ है, बिफोर कॉमन एरा जिसको कहते हैं। ठीक है, अब कॉमन एरा, बिफोर बिफोर कॉमन एरा, ये भी हम बताए थे कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीसी अगर हम बोलेंगे कि बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एनो डोमिनी जिसको आफ्टर डेथ ऑफ ईसा मसीह कहते हैं, वो हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हर लोग क्रिश्चियन तो है नहीं, तो वो क्यों बोलेगा बीसी, बिफोर क्राइस्ट? तो उसके लिए बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा निकाला गया। ठीक है, बीसीई। तो बीसीई का भी काफी चीज वहां म्यूजियम में है, तुम लोग नहीं गए हो तो तुम लोग को जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो पता नहीं होगा शायद, लेकिन सोचोगा ये क्या रखा हुआ है, क्यों देखेगा इसको, लेकिन वास्तविकता उसमें क्या, उसमें देखने वाली चीज क्या है? ये 2000 साल पुराना है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज, 50, 10, 20 साल भी नहीं, कितना साल पुराना है? 2000 साल पुराना है। एक दुर्गा जी का मूर्ति देखे जो करीब 7th सेंचुरी का था वहां पे। ठीक है, यानी 7th सेंचुरी में 601 से लेकर के 700 के बीच का रहा होगा वो। ठीक है, अब देखो, there is an abundance of source for this period. The books written during this period are available to us, and the monuments that were constructed still stand. अब क्या रखा है? इस पीरियड में जो लिखे गए चीजें हैं वो आज भी अवेलेबल हैं, है ना। और जो मॉन्यूमेंट्स, जो भी चीजें बनाई गई, ठीक है, जो भी इमारत बनाई गई, ठीक है, वो आज भी वैसे ही खड़ा है। आज का मकान खड़ा होता है 60 साल, 70, 80 साल बाद कहानी उसका खत्म हो जाता है, लेकिन उस समय का मकान सोचो कैसा बनता था कि आज तक टिका हुआ। ठीक है, और मजबूती से टिका हुआ। अभी भी कुछ ऐसे मकान हैं जो मजबूती से टिके हुए हैं, कुछ ऐसी इमारतें हैं, कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ताजमहल देख लो, आज भी है ना। ठीक है, फिर से तुम देख लो, अशोका पिलर देख लो। ठीक है, अशोका पिलर देख लिए। फिर से आप कह सकते हैं कुतुब मीनार देख लो। ठीक है, ये सब आज के डेट में भी क्या है ना। और जितना भी तुम देख रहे हो, जितना भी तुम घूमने हिस्टोरिकल प्लेस है, वो सब का सब क्या था, उसी समय का बना हुआ। ठीक है, आज के डेट में भी वैशाली गढ़ जाके घूमो, तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, ठीक है, तो ये सब क्या पहले का है, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया गया, इसलिए उसका वो हाल है। करना करता तो आज वो भी क्या होता, कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में होता। ठीक है,
दैट इज वाई वी नो मच मोर अबाउट द मेडिवल पीरियड देन द एंशिएंट पीरियड। और यही वजह है कि हम मेडिवल पीरियड के बारे में ज़्यादा जानते हैं एंशिएंट पीरियड। क्यों? क्योंकि एंशिएंट पीरियड के बारे में मेरे पास जानकारी कम है, और एंशिएंट पीरियड उसके बाद आया और काफ़ी लंबे 1100 साल का पीरियड है। तो 1700 का क्या चीज़ हमारे पास नहीं है। उस समय तो बहुत सारा इन्वेंशन हुआ, मशीन्स का भी इन्वेंशन हुआ उसी बीच में, ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। उसका मेन ग्रोथ कब मिला? 20th सेंचुरी में आकर उसको मिला, यह कह सकते हैं, है ना। 20th सेंचुरी में ज़्यादा ग्रोथ हुआ ये सब चीज़ों में। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम क्या पढ़ेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्रॉनिकल्स, ट्रेवलॉग्स, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, लिटरेरी सोर्सेज, ठीक है, इन सारी चीज़ को पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो बच्चों, क्लास 7 के बच्चों, पिछली बार हम क्या पढ़ लिए थे? यानी हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो मेडिवल पीरियड का, या मेडिवल वर्ल्ड कह सकते हैं, मेडिवल पीरियड बोल सकते हैं, या मेडिवल पीरियड इन इंडिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम इसमें जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो लगभग क्या से आ रहा है? इंडिया से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेडिवल पीरियड इन इंडिया पढ़ रहे हैं, है ना। और मेडिवल वर्ल्ड बोल रहे हैं क्योंकि मध्यकालीन वर्ग है। कहीं भी ये वर्ग था तो मेडिवल के नाम से ही जाना जाएगा। मध्यकाल को मेडिवल टर्म से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। इसलिए चैप्टर का नाम आपको मेडिवल वर्ल्ड दे दिया, ठीक है। सोर्सेज हम पढ़ चुके थे कि सोर्सेज क्या क्या है, बहुत तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, उनका हम नाम भी बताए थे कुछ। अब आज उन सारे सोर्सेज के बारे में हम बारीकी से जानेंगे, ठीक है, यानी 1 by 1, ठीक है। तो जिसमें पहला क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हुआ? आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व। पुरातत्व मीन्स पुराना तत्व को खोज करता है जो, ठीक है। और यानी उन तत्वों के जरिए हम पता लगाते हैं कि ये जो चीज़ था, यानी जो भी चीज़ हमें मिला है वो कितने साल पुराना है और किस काल का है, किस सेंचुरी का है। ये अंदाज हमें, ये एग्जाम्पशन या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एक अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं उसका कि कितने साल पुराना है ये, ठीक है। तो अब जो आर्कियोलॉजी एक होता है, आर्कियोलॉजिकल टर्म आया कहाँ से? तो आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी है क्या? तो कह सकते हैं कि ये भी क्या है? साइंस का ही एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम पुरानी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? तो जो इस फील्ड में जो भी पर्सन वर्क कर रहे होते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी वो भी एक साइंटिस्ट की तरह है, ठीक है, या वो एक डिस्कवर है ना, कुछ खोज करते रहते हैं। तो इनको, इस फील्ड के पर्सन को जनरली क्या नाम दिया गया है? आर्कियोलॉजिस्ट नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या इंक्लूड करता है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड्स टेम्पल, पैलेसेस, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शन, यूटेंसिल्स, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स, ठीक है। यानी आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, यानी पुरातत्व कह सकते हैं विभाग के अंदर जो भी सोर्सेज हैं वो किस कौन कौन है भाई? तो टेम्पल्स हैं, पैलेसेज हैं, जो भी महल वगैरह बने होते हैं, मॉस्क्यूज, मस्जिद जिसको कहते हैं, ठीक है, फोर्ट्स, किला, टॉम्ब्स जिसको मजार कहते हैं, ठीक है, कॉइन्स, सिक्के, इंस्क्रिप्शन, इसको शिलालेख बोलते हैं, यानी पत्थरों पर जो लिखावट होता है उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह पुराने मिलते हैं। टूल्स, औजार हो गया। वेपन्स, हथियार ना। ऑर्नामेंट्स, जो पहले के लोग पहना करते थे, देखोगे आप किसी म्यूजियम में जाओगे तो पुराना ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा। पेंटिंग्स और पहले के बनाए गए हुए पेंटिंग्स, ये सब हमारे लिए क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। जनरली पढ़ाने को तो ये ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 by 1 और लाइन बाय लाइन कहने का मतलब, पढ़ाने का मतलब ये है ताकि आपका एक भी चीज़ बुक के अंदर से मिस ना हो, है ना। अक्सर टीचर्स पढ़ाने क्रम में क्या करते हैं, शॉर्ट में बता देंगे, लेकिन उस बीच में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो कोई भी बुक हो, खास करके क्लास 10 तक या कहीं भी, आपको पॉसिबल हो तो उसे लाइन बाय लाइन रीड जरूर करें, अगर आपके पास समय है तो, ठीक है। ठीक है। तो अब हमें क्या मिलता है? तो दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम। ये हमें क्या बताता है? यानी कहीं ना कहीं ये एक हमें आइडिया देते हैं कि उस समय का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, है ना, स्थिति क्या था उस समय का, जिस पीरियड के भी थे उस समय में। उन चीज़ों से भी हम आंक लेते हैं कि अगर मान लो किसी खास पीरियड का हमको बहुत सारा चीज़ मिल रहा है, यानी कुछ यूटेंसिल्स मिल रहे हैं और वो सिल्वर के मिल रहे हैं, ठीक है, या ब्रास के मिल रहे हैं, तो समझेंगे कि थोड़ा सा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो किंगडम का था वो क्या था, थोड़ा कम था।
अब कहीं सिल्वर मिला ज़्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ा सा अच्छा था, यानी अच्छा खासा था। और गोल्ड की चीज़ें मिलने लगे, तो समझ सकते हो, यानी काफ़ी रिच किंगडम था वो, है ना, काफ़ी रिच डायनेस्टी था वो, ठीक है। तो मेनी रूलर्स पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया इनकरेज टेम्पल बिल्डिंग। दक्षिण भारत में आप जाओगे तो आपको बहुत से बेहतरीन टेम्पल्स देखने को मिलेगा, मैं भी गया था, और एक से एक नक्काशी किया हुआ मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन किए? उस समय के जो साउथ इंडिया में जो राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये किया। और कभी गए होगे तो देखे ही होगे, यानी जैसे हमारे यहाँ टेम्पल होता है बिहार के साइड में, तो आप देखोगे टेम्पल्स पे ज़्यादा नक्काशी नहीं किया होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ छोटा सा टेम्पल्स लगेगा, एक अद्भुत टाइप का उसमें नक्काशी दिखेगा, एक आर्किटेक्चर उस पर दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे अभी आपने पहले वाले पेज पे देखा है, जो टेम्पल पे डिजाइनिंग देख रहे हो, तो इस तरह का काफ़ी काफ़ी मंदिर है जिसमें तुमको देवी देवताओं के चित्र दिख जाएंगे, यानी बने हुए मूर्ति, छोटे छोटे मूर्ति दिख जाएंगे, है ना, पूरे ऊपर, यानी गर्भगृह के ऊपर जो बनता है, जिसको कोन कह सकते हैं टेम्पल का, उसके ऊपर, ठीक है। तो टेम्पल्स दस आर अ रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर हिस्ट्री। और चूंकि काफ़ी टेम्पल्स बनाए गए थे साउथ इंडियन रूलर्स के द्वारा, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, काफ़ी प्राइम, मतलब मेन सोर्स है ना। यानी किसी संस्कृति के बारे में जानना है, यानी कि उस समय के किसी भी संस्कृति के बारे में जानना है, ठीक है, और धर्म के बारे में जानना है, तो काफ़ी ये क्या है, ये काफ़ी बेस्ट है। यानी इससे बेहतर हम नहीं जान सकते। यहाँ धार्मिक चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? धार्मिक चीज़ों से ही पता चलेगा। उस समय का धार्मिक और यानी रिचुअल्स कैसा था, ठीक है, बिलीव्स कैसा था, है ना, लोगों का किस तरह से लोग बिलीव्स किया करते थे गॉड पे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पता चलता है कैसे, यानी रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री हमारा पता चलता है टेम्पल्स के ही जरिए, ठीक है। पेंटिंग्स आर अनदर वैल्यूएबल सोर्स एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम्स, फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड। अब क्या करा है, पेंटिंग्स भी काफ़ी वैल्यूएबल सोर्स है। पेंटिंग्स सोच लो, उस समय के डेट में, आज पेंटिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उस समय के डेट में पेंटिंग्स हर कोई बना पाता होगा क्या? नहीं, कुछ शौकिया लोग ही पेंटिंग्स किया करते होंगे, ठीक है, या जो एकदम, है ना, या अपने रूलर्स को गिफ्ट देने के लिए, या रूलर्स के कहने पे, ठीक है, या अपने शौक से, तो काफ़ी कम, मतलब शौक तो रहा ही होगा पेंटिंग करने का, तो जिनको शौक होगा वही पेंटिंग, लेकिन उस समय ये चीज़ उतना क्या था, उतना बूम पे नहीं था, लेकिन कुछ एक लोग ही करते थे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से करते थे, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इन चीज़ों से हमें क्या पता चला, तो पेंटिंग्स आर अनदर वैल्यूएबल सो एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम, फूड हैबिट्स, ड्रेस एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड। अब जो पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें कुछ ऐसी कलाकृतियाँ उसमें दिखाते हैं, ठीक है, जिसके तहत, जैसे अभी आप देख रहे होगे, अभी एक आपके पहले पहले वाले स्लाइड में आप देखे होगे, ठीक है, कि एक पेंटिंग था लेट मेडिएवल पीरियड पेंटिंग। उसमें हम देख रहे हैं कि रूलर के सामने अगल बगल लोग क्या हैं, एक लिबास जो पहने हुए हैं, ठीक है, जो मुस्लिम कल्चर को दिखा रहा है कि उस समय का मुस्लिम कल्चर किस तरह का हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक व्यू मिल गया कि हाँ, उस समय लोग किस स्टाइल में जीते थे, क्या पहनते थे, नहीं पहनते थे, ठीक है, हेयर स्टाइल उसका क्या था, ठीक है, और सर पे कुछ रखते थे या नहीं रखते थे, ठीक है, और ज्वेलरी ऑफ द पीरियड, किस तरह की ज्वेलरी पहना करते थे लोग, वो भी दिख जाता था उससे इजली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉइन्स। कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द मेडिएवल पीरियड, दे गिव अस डेट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। कॉइन्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऑलरेडी भी जैसे मैंने आपको समझाया कि अब कोई चीज़ सिल्वर का मिले, कोई चीज़ ब्रास का मिले, चाहे कोई चीज़ गोल्ड का मिले, ज़्यादा मिले कहीं, तो हम समझ जाएंगे कि ऑटोमेटिकली वो क्या था, वो किंगडम बेस्ट था। यानी अगर गोल्ड कहीं मिलेगा ज़्यादा तो क्या हुआ, यानी कहीं ना कहीं वो किंगडम अच्छा खासा एस्टेब्लिश था, ठीक है, वेल्थ से, धन से। और वैसे ही तो कॉइन्स से, और तो कॉइन्स अगर मिलेंगे, तो कॉइन्स अगर मिलता है ब्रास का, सिल्वर का, गोल्ड का, ठीक है, तो जिस तरह का मिलेगा तो हम बता सकते हैं कि हाँ भाई, वहाँ उससे ही वेल्थ का पता चलता है। प्लस इवेंट्स, यानी कॉइन पे क्या क्या, कॉइन के ऊपर क्या कहता है, प्रिंट किया जाता था, इंप्रेशन डाला जाता था, ठीक है, किसी चीज़ का, किसी इवेंट का, ठीक है। तो आज के डेट में भी आप देखते हो कि रुपये के ऊपर पीछे लिखा जाता है साल, है ना, क्यों? ताकि भविष्य में 100 साल बाद अगर किसी को वही सिक्का मिलेगा तो कहेगा ना, ये 100 ईयर्स पहले का है, ठीक है। तब उसको पहचानने में, या ये पता करने में कि कितना साल पुराना है, इसको
माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और इजी पता चल जाएगा। और इवेंट में देखते हो महात्मा गांधी का फोटो रहता है, कुछ है ना, कोई ना कोई लीडर का हमारा कॉइन के ऊपर क्या रहता है, इम्प्रेस किया रहता है उनका पिक्चर, क्यों, और कहीं ना कहीं उनको ट्रिब्यूट देने का एक तरीका है, ठीक है। या अगर ओलंपिक हो रहा है तो हो सकता है कि ओलंपिक जिस साल का उस समय जो पैसा रिलीज हो, है ना, तो जिस देश में भी ओलंपिक होगा वो क्या करेगा, क्योंकि भाई खास है वो ईयर उसके लिए, क्योंकि उस देश में उस साल क्या होने जा रहा है, ओलंपिक होने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, सिक्के पे ओलंपिक का साइन डाल करके अपना ईयर लिख देगा, ठीक है। और कभी भी वो पता चलेगा किसी को भी, तो वो एक रिमाइंडर भी हो जाएगा कि हमारे देश में इससे पहले ओलंपिक कब हुआ था, एक बार, यानी एक ओलंपिक का ईयर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कारणों से कॉइन्स का यूज किया जाता था, और बहुत सारा व्यूज भी देता है ये, है ना, बहुत सारा आइडिया देता है हिस्ट्री के बारे में। अगला है अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल्ड द्रव्य परीक्षा, है ना, द्रव्य, द्रव्य भी कह सकते हैं, द्रव्य, है ना, द्रव्य परीक्षा, हम इसको द्रव्य परीक्षा भी बोल सकते हैं। तो अब करा एक बुक ऑन कॉइन्स था जिसका नाम था द्रव्य परीक्षा, एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों का एग्जाम हुआ करता था, ठीक है। अब देखते हैं भाई कैसा ये वॉज रिटन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय इस तरह का एग्जामिनेशन ऑफ क्वाइंट लिया जाता था जिसका नाम क्या रखा हुआ था, द्रव्य परीक्षा, ठीक है। इट लिस्ट द क्वाइंस मिंटेड ड्यूरिंग द द सुल्तान, ये क्या करता था, ये उन क्वाइनों को क्या करता था, लिस्टेड करता था जो सुल्तान के समय बने थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इंस्क्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड, ये तिरुपति का है शायद, तिरुपति मंदिर दिखा दो। अरे कह रहा है, हाँ, कह रहा है कि इट लिस्ट द कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सुल्तान, यानी अब इसमें क्या बोला, यानी द्रव्य परीक्षा में क्या था, तो ये एक तो एग्जामिनेशन था कॉइन्स का, क्या था भाई, ये किस तरह का एग्जामिनेशन कॉइन का, तो इसमें क्या कॉइन को लिस्ट किया जाता था, यानी सीरियल वाइज कॉइन्स को बनाया गया था कि हाँ, तैयार किया गया था कौन सा कब बना, नहीं बना, ठीक है, और नहीं बना तो नहीं बना ही, ठीक है, कौन सा कब बना। और मिंटेड का मतलब होता है क्या कि सिक्के का ढालना, ठीक है, यानी सिक्कों को जैसे हम, डायरेक्ट सिक्का तो बनेगा ना, उसके लिए हमको क्या चाहिए, मेटल चाहिए, मेटल पे इंप्रेशन करेंगे, तो इसी प्रोसेस क्या कहते हैं, मिंटिंग कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो जनरली मिंटिंग हम क्वाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड proclamation by kings and gives to temples and learned men, ठीक है। अब कह रहा है कि जो शिलालेख है ना, जो साउथ इंडिया के हैं, ठीक है, वो क्या कर, उनका काम क्या था भाई, तो राजा के द्वारा किसी टेम्पल्स को, है ना, यानी राजा क्या क्या किया, ठीक है, राजा क्या क्या घोषणा किया, क्या क्या अपील किया, ठीक है, और क्या क्या चीज, है ना, गिफ्ट में दिया है टेम्पल्स को, ठीक है। यानी जैसे अभी सड़क निर्माण होता है, देखते हो ग्रेनाइट पे लिखा जाता है, ठीक है, तो वो क्या प्रोक्लेमेशन हो गया कि भाई कौन बनाए, तो विधायक जी बनाए, यानी एमएलए बनाया कि एमपी बनाया, ठीक है, और कितना का लागत है, ठीक है, कितने का लागत है, कहीं कहीं वो भी लिखा रहता है ना, तो इस तरह का चीज में दिखता है, ठीक है। और लर्न मैन, यानी टेम्पल्स में कौन रहेंगे, नोबल पर्सन रहेंगे, ठीक है, यदि विद्वान ही रहेंगे ना, नोबल मतलब क्या था, विद्वान, ठीक है, तो विद्वान पर्सन ये कह सकते हैं जो मंदिर के पुजारी वगैरह पृष्ठ हो, ठीक है, यानी उनका जो खर्च वर्च हो सारा, वो कौन कौन उसको बियर करता, तो वो किंग करता, तो ये सब सारा चीज़ क्या करता था, वही इंस्क्रिप्शन के जरिए पता चलता था लोगों को भाई। और आज के डेट में अगर इस तरह कुछ होगा तो हमें आज तक उसी वजह से पता चला ना कि भाई ये मंदिर कौन बनाया है, तो सोचते ही रह जाते हैं कि भाई ये मंदिर था, है तो मंदिर, लेकिन बनाया कौन, इतिहास हो जाता वो, ठीक है, कोई नहीं जानता उसको। तो जब लिखना पढ़ना आ ही गया है तो थोड़ा जब काम कर ही रहे हैं, और तो किसी का भला या कुछ भला करने से मेरा खुद का भला हो जाए, कुछ नाम हो जाए, तो क्या जाता है। आज के डेट में वो जो भी बनाया होगा, जो भी प्रोक्लेमेशन होगा, ठीक है, वो किंग तो आज जिंदा नहीं है, लेकिन उसका नाम उसी प्रोक्लेमेशन की वजह से क्या है, दुनिया में जीवित है ना। तो सम ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड सम आर इंस्क्रिप्ट ऑन टेम्पल वॉल। अब कुछ इंस्क्रिप्शन यहाँ पे कहाँ पे थे, कॉपर प्लेट्स पे उनको लाया गया, लिखा गया, ठीक है, और कुछ को टेम्पल्स के वॉल्स पे लिखा गया, ठीक है।
अब करा वाई द किंग्स आर इंस्क्रिप्शन कार्ड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड टेम्पल वॉल। कभी सोचे हो कि सोच के बताना है, ये आप लोग का काम है, ठीक है। कि क्यों जो किंग्स हैं ये इंस्क्रिप्शन को कॉपर प्लेट पे ही कार्व करते थे या इम्प्रेस करते थे, ठीक है, और टेम्पल वॉल पे क्यों? टेम्पल वॉल पे तो इसलिए कि भाई जब तक टेम्पल रहेगा तो वो कोई छीन नहीं पाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको दिखेगा, है कि नहीं, कुछ भी चीज़ कहीं एक आध जगह अगर टेम्पल साइड से टूटता भी है भविष्य में तो दूसरे तरफ का बचा रहेगा, दूसरे लोग को पता चलेगा। और पूरे टेम्पल के वॉल्स पे रखेंगे या वॉल्स का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जनरली क्या है, तो वो सेफ रहेगा, रख रखाव उसका अच्छे तरीके से होते रहेगा, है कि नहीं। आज भी आप देखते हैं कि मंदिर का मूर्ति को कितने रख रखाव से रखा रहता है जनरली, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ आपको दिख जाएगा कि मंदिर से अंदर तो बहुत अच्छा व्यवस्था है कि बाहर में कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि उसको जरूरत है मरम्मत का, है कि नहीं। तो इस केस में मंदिर बनवाने का मतलब क्या है, यानी कभी भी कुछ होगा भी तो वो उस पर स्पेशल केयर किया जाएगा और मेरा नाम बना रहेगा, कुछ इस तरह का। कॉपर प्लेट पे हो सकता है, ठीक है, कि शुभ के लिए, है ना, शुभ चीज़ों के लिए, है ना, कॉपर प्लेट्स मेटल का यूज कर करके यूज किया गया है, ठीक है। और उससे हो गया क्या भाई कि तांबा भी चला गया मंदिर के अंदर, है कि नहीं। तो तांबा मेटल्स के रूप में है ना जी, ठीक है। और फिर यानी और हो सकता है तांबा का कुछ और यूज होगा, वो आप लोग ही पता करना, मैं भी देखूंगा नेक्स्ट क्लास में कभी हो सके तो बताऊंगा, ठीक है। लिटरेरी सोर्स यानी लिखा हुआ सोर्स जिसमें हम देख करके पढ़ सके कुछ भी चीज़, ठीक है। तो रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द मेडिवल पीरियड आर फाउंड इन प्लेंटी। मध्यकालीन वर्ग में लिखे हुए चीज़ हमको बहुत सारे पढ़े हुए हैं, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिले हैं जिसे मध्यकालीन वर्ग के बारे में क्या हुआ, लिखा हुआ है। पेपर वॉज इजिली अवेलेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और पेपर इस पीरियड में क्या था, काफ़ी इजिली अवेलेबल होता था। देयरफॉर मोस्ट राइटिंग ऑफ दिस पीरियड इज ऑन पेपर, और यहाँ पेपर जो कि इस समय काफ़ी पाया जाता था, तो अधिकतर राइटिंग जो होता था इस समय का वो किस पे होता था, पेपर पे ही होता था। लिटरेरी सोर्स इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियंस। क्रॉनिकल्स अभी जस्ट बताएं आपको, क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है, इतिहास लेखक कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल्स मतलब क्या कर सकते हैं, यानी काल क्रम से किसी चीज़ को लिखा गया हो, यानी शुरुआत से किसी चीज़ को लिखना ही क्या कहलाता है, क्रॉनिकल्स कहलाता है। और इसको लिखते कौन है, तो क्रॉनिकलर्स, ठीक है, जो अभी हम आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो क्रॉनिकल्स होता है जो कोर्ट हिस्टोरियन के द्वारा, यानी जो राजा के दरबार में, कोर्ट हिस्टोरियन मतलब वहाँ यहाँ वाला कोर्ट नहीं, ठीक है, वहाँ वहाँ भी इतिहास जब पहले पहले के लोग में राजा क्या करता था, अपने अंदर एक इतिहासकार को रखता था और वो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखता था, राजा का शुरू से लेकर लास्ट तक का इवेंट का पूरा ब्यौरा, है ना, वो लिखता था, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉनिकल्स। बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फार्मर्स एंड करस्पॉन्डेंस, ये सारे चीज क्या है, एंड करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स, लेटर ऑफ द किंग्स, ये सारी चीजें क्या है जो लिखावट में यानी लिटरेरी फॉर्म में हमें अवेलेबल है और काफी मात्रा में है, प्लेंटी ऑफ, मतलब प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं या काफी मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। अदर कोर्ट रिकॉर्ड आते हैं दो रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्सेस एंड ट्रेवलर्स, ठीक है। और अदर इसके साथ ही और भी बहुत कुछ है जो रिटन फॉर्म में रहता था, क्या भाई, जैसे जस्टिस एंड टैक्सेस, क्या टैक्स लगेगा, किस किस राज के उस भाग में कितना टैक्स है, किसको कितना देना होगा नहीं होगा, ये भी क्या होता था, लिखावट के थ्रू समझा जाता था, ठीक है, ओके, रिगार्डिंग के थ्रू लिखा जाता था, ओके। क्या, तो लिटरेरी सोर्स इंक्लूड क्रॉनिकल्स ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फार्मेंस एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ द किंग्स। करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर ऑफ द किंग्स, ठीक है। अदर कोर्ट रिकॉर्ड सच एज दो रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्सेस एंड ट्रेवलर्स, ठीक है। अब कह रहा है कि अदर कोर्ट रिकॉर्ड भी था कुछ इसी फॉर्म में, क्या भाई, तो वही अभी जो बताए तो क्या, कि रिगार्डिंग जस्टिस एंड टैक्सेस यानी राजा के द्वारा क्या न्याय लिया गया, ठीक है, कोई कोई अगर कल्पिट है, ठीक है, तो यानी कल्पिट मतलब क्या हुआ, जो दोषी है उसको क्या सजा मिला, जो इनोसेंट है उसको तो राजा की तरफ से क्या बेनिफिट मिला, ठीक है। ये सारा चीज क्या था, वो भी रिटन फॉर्म में लिटरेरी सोच के थ्रू मिलता था। अब बात करते हैं क्रॉनिकल्स। द क्रॉनिकल क्या है ये पर समझना पड़ेगा। तो क्रॉनिकल इज अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग। क्रॉनिकल क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग, यानी राजा के राज, राजा का राज करने तक का, है ना, राजा कब से कब तक राज किया उसका क्या रिकॉर्ड है ना, इसी को क्या कहते हैं ये। और उसकी जीवनी एंड लाइफ एट द कोर्ट, ठीक है, उसकी पूरी जीवनी कह सकते हैं
कोई लिखा है कोई, उसको क्या कहेंगे, क्रॉनिकल्स कहेंगे, ठीक है। मोस्ट किंग्स हैड कोट क्रॉनिकल्स हु रोट इन डिटेल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रेजिम। और लेकिन जनरली हम कह सकते हैं कि राजा का जो जिंदगी जीवित रहने के समय में उसके साथ क्या क्या किया गया, यानी वो अपने मन से कहता है लिखो ये काम हम किए हैं, इसको मेंशन करो इसमें, ठीक है, ताकि आने वाला पीढ़ी हमको देखे, है कि नहीं। तो हर राजा क्या करता था, लगभग अपने कोर्ट में क्रॉनिकलर्स को रखता था, ठीक है, जो क्या करता, काफी गहराई में जाकर के राजा के बारे में लिखा करता था, ठीक है, कि उसके रीजन में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस राइटिंग्स आर इन पर्शियन एंड तुर्किश। और ज्यादातर जो लिखा गया है ये चीज क्रॉनिकल्स हमारे मेडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया का, वो क्या है, पर्शियन लैंग्वेज में और या तुर्किश लैंग्वेज में है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स ऑफ द मेडिएवल पीरियड आर एज फॉलो। करा है कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स जो लिखे गए थे मेडिएवल पीरियड में, उनका चर्चा हम करते हैं। तो अब एक राजा तारंगिनी बाय कल्हाना इज ए हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। तो ये भी एक क्रॉनिकल्स है जिसका नाम क्या है, राजा तारंगिनी बाय कल्हाना, यानी इसको लिखने वाले कौन थे, कल्हाना नाम था उनका, ठीक है। वो क्या थे, उन्होंने क्या लिखा भाई इसमें, तो हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, यानी पूरे कश्मीर में जो उस समय तक जो उसके राजा हुआ, उस समय तक जो कश्मीर के राजा रहे होंगे उनका एक क्या हुआ, लिस्ट कर दिया, है ना। अब तारीखी फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, तारीखी फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, यानी एक और क्रॉनिकल का नाम क्या, तारीखी फिरोज शाही, जो जियाउद्दीन बरानी के साथ लिखा गया है, ठीक है, द्वारा लिखा गया है, विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। जिन्होंने क्या किया, विच डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जो उन्होंने क्या किया, हिस्ट्री को लिखा, नहीं किनके हिस्ट्री को भाई, तो दिल्ली के जितने भी सुल्तान थे उनके इतिहास को लिखा, ठीक है, टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक, कब तक, जब तक यानी फिरोज शाह तुगलक के समय तक, ठीक है, उससे पहले जो भी थे वहां से उठा करके कहाँ तक लिखा, फिरोज शाह तुगलक तक। और इसको नाम क्या दिया गया हुआ है, तारीख ई फिरोज शाही। है बस, यानी तुमको अगर कुछ जानना पड़ेगा कि भाई इससे इन समय के राजा क्या थे, कैसे थे, नहीं थे, तो आप क्या उठाएंगे, कौन सा क्रॉनिकल्स, तो तारीखी फिरोज शाही, खासकर कब, जब बात आ जाएगा सुल्तान ऑफ दिल्ली के बारे में जानने का, तब, ठीक है। नेक्स्ट है तारीखी फरिश्ता, तारीखी फरिश्ता, और ये लिखा गया फरिश्ता के द्वारा, इसीलिए कहा था तारीखी फरिश्ता, कहा सकता है यानी फरिश्ता के द्वारा लिखा गया क्रॉनिकल्स, ठीक है, विच इज अ रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्क्स टिल द 17th century। जो क्या है, रिकॉर्ड है, ये भी दिल्ली सुल्तान का ही रिकॉर्ड है, लेकिन तुर्क के समय से लेके 17th सेंचुरी तक, ठीक है, ठीक है। खजाइनुल फुतुह, ठीक है, खजाइनुल फुतुह एंड तुगलकनामा बाय अमीर खुसरो। तो ये क्या है, खजाइनुल फुतुह और तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया था। डील विद द रीजन ऑफ खालजीज एंड द तुगलक्स, ठीक है, डील विद द रीजन ऑफ खालजी एंड तुगलक, यानी उन्होंने उसमें क्या बताया है, तुगलक और खालजी के, है ना, समय का क्या बताया है, वर्णन किया है उसमें, ठीक है, उनके रीजन का, उनके समय का वर्णन किया हुआ है उसमें। अब नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज। अमंग द ऑटोबायोग्राफीज, तो ऑटोग्राफीज एंड बायोग्राफीज, अमंग द ऑटोग्राफीज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर फुतुहत ई फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। कहा कि अमंग द बायोग्राफी द मोस्ट इंपोर्टेंट आर फुतुहत ई फिरोज शाही, यानी जितने भी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफीज हैं उस समय के, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, फुतुहत ई फिरोज शाही बाय फिरोज शाह तुगलक। काफी नाम सुने ही होंगे फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। बाबरनामा बाय बाबर, बाबरी मस्जिद, आज भी हम लोग जान रहे हैं बाबर, वही बाबर, यानी बाबर का बाबरी मस्जिद, और बाबर अपना बाबरनामा में लिखे हुए हैं, लेकिन इस बाबरनामा में बाबरी मस्जिद का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, टीवी वगैरह में मैंने भी देखा है। एंड तुजुक ई जहांगीरी बाई इम्पेरर जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा भी लिखा गया तुजुक ई जहांगीर। और आपको पता है ना, बादशाह में बाबर, हुमायूं, अकबर, तब जहांगीर, ठीक है, यानी सब एक ही वंश के थे लगभग, समझो तो, ठीक है, बाबर हुआ, जहांगीर हुआ, ये सब, ठीक है, बाबर इन सब का कह सकते हैं बाप दादा रहे होंगे।
ठीक है, मजाक करने की थोड़ी मेरी आदत है, कोई बात नहीं, मजे में लेना है, दिल पे नहीं लेना है। अब देखिए, तो एंड तुजुक ई जहांगीर बाय एम्परर जहांगीर, तुजुक ई जहांगीर बाय एम्परर जहांगीर, सम बायोग्राफीज ऑफ द मेडिवल पीरियड आर एज फॉलोज। और फिर बोला कि ये तो ऑटोबायोग्राफी था। ऑटोबायोग्राफी होता क्या मैं बताया, यानी खुद के द्वारा लिखा हुआ अपना जीवनी को ही क्या कहते हैं, यानी खुद के द्वारा अपना बायोग्राफी लिखना को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, यानी सेल्फ बायोग्राफी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और बायोग्राफी मतलब जानते हैं जीवनी जो किसी और के द्वारा लिखा गया हो, ठीक है। तो सम बायोग्राफीज ऑफ द मेडिवल पीरियड आर एज फॉलो। पृथ्वीराज रासोबाई चंद्रबरदाई डिस्क्राइब द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ चौहान रूलर। पृथ्वीराज रासो चांद बरदाई के द्वारा लिखा गया था, जिन्होंने क्या बताया कि लाइफ और एडवेंचर ऑफ द चौहान रूलर, यानी क्या क्या उन्होंने अपने लाइफ में किया, ठीक है, यानी उनके होल लाइफ को क्या क्या उन्होंने फेस किया, ठीक है, अपने समय में, सारे चीज को उन्होंने लिखा हुआ है। और जनरली पृथ्वीराज चौहान को लेकर के, नाम तो सुना ही होगा पृथ्वीराज चौहान, द नेम इज इनफ। अब देखो, हुमायूं नामा बाय गुलबदन हल्दी चंदन, ठीक है। तो हुमायूं नामा बाय गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर हुमायूं। नाम से ही पता चला हुमायूं नामा, यानी हुमायूं के नाम कह सकते हैं, है कि नहीं। लिखा गया था, गुलबदन बेगम ने लिखी थी, और उसमें मुगल एम्पायर हुमायूं के काल का काफी सारा जानकारी इसमें दिया गया है, ठीक है। अकबरनामा बाय अबुल फजल डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ एम्पायर अकबरिज्म। अब क्या करा है, अकबरनामा बाय अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। तो योद्धा अकबर सुने ही होंगे, वही अकबर, ठीक है, उन्हीं के बारे में लिखा गया था, उनके काल के समय का वर्णन किया गया है उसमें अच्छा खासा। ट्रेवलॉग्स पहले बताया हूँ, जो ट्रेवल करते हैं, है ना, और ट्रेवल के दौरान उन्होंने कुछ लिख दिया, वो क्या कहलाता है, ट्रेवलॉग्स कहलाता है, यानी यात्रा विवरण जिसको कहते हैं, ट्रेवलॉग्स, ठीक है। और ये एक ट्रेवलर करते हैं, एक यात्री करते हैं जिसको, ठीक है। मेनी फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के दौरान बहुत सारे क्या है, फॉरेन ट्रेवलर्स आए इंडिया में। देयर ट्रेवलॉग्स गिव्स अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दे विजिटेड एंड द पीपल दे मेट। अब उनके ट्रेवलर, यानी उन्होंने जो अपना विवरण, यानी विवरणी जो कह सकते हैं, उन्होंने जो बनाया यात्रा के दौरान, ठीक है, उन्होंने जो अपना यात्रा का विवरण किया, उसमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि वो कहाँ गए थे और किन किन लोगों से मिले थे, ठीक है। और सम ऑफ द वेल नोन विजिटर हु रोट ट्रेवलॉग्स, और कुछ ऐसे ट्रेवलर, ठीक है, जो अच्छे ट्रेवलर, जो जिनका ट्रेवलॉग्स है ना, काफ़ी कहते हैं हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करता है, मेडिवल पीरियड को जानने के लिए काफ़ी बड़ा रिसोर्स की तरह काम करता है। तो उसमें थे अल बिरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अल बिरूनी थे, वो कहाँ से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। इब्न बतूता हु रोट द रिहला, ठीक है। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा रिहला लिखा, ठीक है। रिहला का मतलब होता है ट्रेवल्स, ठीक है, क्या उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेवल्स किया, उसी को रिहला, एक दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, रिहला कह सकते हैं, अरबिक वर्ड हो सकता है ये, ठीक है। विच गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योग्राफी इंडिया। और रिहला में क्या था, इंडिया के ज्योग्राफी के बारे में, यानी भूगोल के बारे में काफी कुछ दिया हुआ था। अब्दुल रज्जाक तो पाकिस्तान का बॉलर था जी, उस समय कैसे आ गए, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक who was sent by the ruler of Persia to the kingdom of विजयनगर, यानी पर्सिया के रूलर के द्वारा भेजा गया था। और मैं पहले ही बोल चुका था कि पर्शियन और तुर्किश लैंग्वेज में ज़्यादा लिखा गया है इन चीज़ों को। तो ये भी देख लो कहाँ के हैं, तो पर्सिया के हैं, ठीक है। और कहाँ भेजा गया था इनको, विजयनगर के बारे में जाओ, ठीक है। और क्या है विजयनगर का स्थिति, थोड़ा सा लिख के बताओ तो, ठीक है। तो ट्रेवलर्स ऑल्सो केम फ्रॉम यूरोप, और सिर्फ यही नहीं, ट्रेवलर्स यूरोप से भी आए थे यहाँ मध्यकालीन वर्ग में, मध्यकालीन काल में, ठीक है, या मध्यकालीन समय में कह सकते हैं, ठीक है। मार्को पोलो, निकोलो कोंटी एंड निकोलाओ मनुकी केम फ्रॉम इटली। इतने खतरनाक नाम सब, ठीक है। मार्को पोलो, ठीक है, निकोलो कोंटी, ये भी ठीक लगे, एंड निकोलाओ मनुकी, ठीक है, केम फ्रॉम इटली, ये सारे कहाँ से आए थे, इटली से आए थे। डुएट बारबोसा, समोसा का भाई, डुएट बारबोसा एंड फ्लेमिंगो का भाई डोमिंगो,
पेस फ्रॉम पुर्तगाल, ये सब कहाँ से थे? यानी डुआर्ट बारबोसा एंड डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल थे। राल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, हॉकिंस कुकर यूज करते हो घर में? इन्हीं के साथ नाम पे पता लगता है। विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है, ये सब कहाँ से आए थे? विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय, ये इंग्लैंड से आए थे। एंड बर्नियर एंड टेवर्नियर फ्रॉम फ्रांस, ठीक है, बर्नियर एंड टेवर्नियर, ठीक है, ये फ्रांस से थे। देयर राइटिंग्स एंड लेटर आर अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द medieval पीरियड, और इनका राइटिंग्स या इनका लिखा गया लेटर्स है ना, काफी वैल्यूएबल सोर्स है, यानी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। तो हम इतिहास को, मध्यकालीन समय में इतिहास को, अपने इतिहास को जानने के लिए काफी मुख्य रूप से इसका यूज, इसका हम इस स्रोत को हम यूज करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि मध्यकालीन वर्ग, और भी अच्छे से मध्यकालीन वर्ग के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर एंड होता है, तो आप लोग को इसके क्वेश्चन से कर लेना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, और इसका क्वेश्चन से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।